नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रीजनल आईएएस में आपका स्वागत है। मैं प्रेमपाल सिंह। आज हमारा जो लेक्चर है वो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है। 5 बज चुके हैं, तो आप सभी लोग क्लास के लिए जो है ज्वाइन कर लीजिए और लिंक मैंने ऑलरेडी ग्रुप में दे दिया है आपको, तो आप आके लिंक ज्वाइन कर लीजिए। आज हम पॉलिटिकल साइंस डिस्कस करेंगे पीजीटी पर्सपेक्टिव से, और यूजीसी नेट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो यूनिट डिस्कशन शुरू कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के बारे में जो पहली यूनिट है उससे हम शुरुआत कर रहे हैं। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में हम सारे जो पाश्चात्य विचारक हैं उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्लेटो से लेके एरिस्टोटल से लेके और बाकी कार्ल मार्क्स तक पूरे डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लेक्चर को शुरू करते हैं और समझते हैं कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट क्या होता है। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को समझने के लिए हम इसको 3 भागों में तोड़ लेते हैं, वेस्टर्न, पॉलिटिकल और थॉट। ठीक है, तो वेस्टर्न का मतलब क्या होता है? जिसका संबंध वेस्ट से हो। आप जानते हैं 4 दिशाएं होती हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। तो वर्ल्ड के नक्शे पर, विश्व का जो नक्शा है, वर्ल्ड का मैप है, उसमें आप देखेंगे तो वेस्टर्न साइड में, पश्चिमी साइड में जितने भी देश आते हैं वहाँ से जो विचारक रहे हैं उन्हें वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर कहते हैं। ठीक है, और इंडिया के अंदर जो विचारक जन्म लिए हैं उन्हें इंडियन पॉलिटिकल थिंकर कहते हैं। ठीक है, वो भी हमारी यूनिट है एक अलग से, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, वो भी हम स्टडी करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के बारे में, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के बारे में। तो वेस्टर्न का मतलब यहाँ पे क्या है? इस पूरे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को हमने 3 भागों में तोड़ लिया है, और इसमें वेस्टर्न का मतलब क्या है, अर्थ क्या है कि ऐसी कोई चीज़ जिसका संबंध पश्चिम से हो, वेस्ट से हो, पश्चिमी देशों से हो। ठीक है, तो हम जानते हैं प्लेटो, एरिस्टोटल, इनका सबका संबंध ग्रीस देशों से था, तो पश्चिमी देशों से था, इसलिए ये वेस्टर्न थिंकर कहलाए। ठीक है, अब हम पॉलिटिकल की बात समझ लेते हैं। पॉलिटिकल क्या होता है? देखिए, पॉलिटिकल का मतलब होता है कि एक ऐसा आइडिया, पॉलिटिकल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा आइडिया जो स्टेट की गवर्नमेंट को और गवर्नेंस को चलाने में मदद करता है, वही पॉलिटिकल है। समझ रहे हैं? पॉलिटिकल का मतलब तो ये हो गया। अब आपने एक वर्ड सुना है, आप देख पा रहे हैं पुलिस, POLIS, पुलिस। इस पे सवाल पूछा जाता है, पूछा गया प्रश्न है, पीजीटी में काफ़ी बार पूछा गया है कि पुलिस शब्द, पुलिस जो शब्द है वो कौन सी भाषा से लिया गया है? तो ग्रीक भाषा से लिया गया है। आपको ध्यान रखना है, ग्रीक शब्द से लिया गया है, और इसका पुलिस का मतलब होता है सिटी स्टेट, मतलब नगर राज्य। तो इसी एक लाइन से पुलिस का पुलिस जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड है, और जिसका मतलब होता है सिटी स्टेट, मतलब नगर राज्य। तो इसी लाइन से 2 तरीके के प्रश्न ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में। पहला प्रश्न कि पुलिस जो है कौन सा शब्द है? तो ग्रीक वर्ड है ये, और पुलिस शब्द का मतलब क्या है? सिटी स्टेट होता है, नगर राज्य होता है, ये आपको याद रखना है। छोटे छोटे सिटी स्टेट हुआ करते थे बहुत पहले एंशिएंट में, प्राचीन काल में। जैसे ये इटली, फ्रांस वगैरह ये सब नहीं होते थे, ये क्या होते थे? छोटे छोटे सिटी स्टेट होते थे, गाँव के बराबर छोटे छोटे। तो यहाँ पे क्या है, कोई नियम कानून तो होता नहीं था, नेचुरली ये लोग रहते थे, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे, एक दूसरे पर अटैक भी करते रहते थे। ठीक है, तो इस तरह का जो कल्चर था ना, उसे हम जंगल राज कह सकते हैं। बिल्कुल जंगलों में जैसे जो जानवर रहते हैं ना, वैसे रहते थे ये लोग। ठीक है, तो सिटी स्टेट बहुत छोटे छोटे होते थे। ऐसा नहीं है आज के टाइम पे जो हमारे स्टेट होते हैं वैसे नहीं होते थे। सिटी स्टेट मतलब छोटे छोटे गाँव टाइप के होते थे, जिन्हें हम सिटी स्टेट कहते हैं, और पुलिस शब्द का मतलब वही होता है, सिटी स्टेट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, हम थॉट की बात कर लेते हैं, विचार। तो विचार का मतलब ये होता है कि थिंकिंग ऑफ एन एज और थिंकिंग ऑफ एन स्पेस। मतलब अगर कोई विचार होगा तो उसका संबंध एक निश्चित समय काल से होगा। अगर कोई विचार होगा, कोई थॉट होगा, तो निश्चित ही उसका संबंध किसी समय से होगा और किसी जगह से होगा। तो वही है
थिंकिंग ऑफ एन एज, एज मतलब टाइम समय, और स्पेस मतलब प्लेस मतलब जगह। तो थॉट का मतलब है एक किसी निश्चित समय की और निश्चित जगह की ऐसी थिंकिंग, ऐसा विचार, वही थॉट है। ठीक है, आगे हम समझेंगे इसको डिटेल में। अब देखिए, हमने बात की सिटी स्टेट, तो सिटी बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे उस समय। सिटी के बाद फिर बने स्टेट, जैसे कि आज के कंटेस्ट में अगर बात करें तो स्टेट मतलब उत्तर प्रदेश, राजस्थान। ठीक है, और फिर सभी स्टेट मिलकर क्या बनाएंगे, नेशन बनाएंगे, और नेशन सभी मिलकर क्या बनाएंगे, सुप्रानेशन। सुप्रानेशन मतलब समझते हैं, जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन संघ, उसमें आज जानते हैं आप कई देश शामिल हुए हैं, तो कई देशों ने मिलकर यूरोपियन संघ बनाया है। तो यूरोपियन संघ, यूरोपियन यूनियन सुप्रानेशन का उदाहरण है, समझ रहे हैं। तो आज के मॉडर्न टाइम में सुप्रानेशन का कॉन्सेप्ट चलता है, जहां पर कई देश एक दूसरे से हाथ मिलाकर एक नया ग्रुप बनाते हैं। बिम्स्टेक क्या है, IMF क्या है, WTO क्या है, समझ रहे हैं। तो ये सुप्रानेशन के उदाहरण है। तो आपने समझा, तीनों का हमने ब्रेकअप करके देखा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का। ठीक है, अब हमें समझना है कि पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल फिलॉसफी दोनों में अंतर क्या होता है। पॉलिटिकल थ्योरी मतलब राजनीतिक सिद्धांत, और पॉलिटिकल फिलॉसफी मतलब राजनीतिक दर्शन। तो पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल फिलॉसफी में क्या अंतर होता है। सबसे पहले आपको याद रखना है, पॉलिटिकल थ्योरी जो है साइंटिफिकली प्रूफ्ड होती है, मतलब सिस्टमेटिकली इसमें सिस्टमेटिकली सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि अगर ये काम करना है तो कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। एक तरह से साइंटिफिक जो थ्योरी है उस पर विश्वास करती है पॉलिटिकल थ्योरी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एम्पेरिकल या साइंटिफिक, वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। और हम जानते हैं विज्ञान किसी के कहे पर विश्वास नहीं करता है, जो प्रूफ हो चुकी है चीज़ उसी पर विश्वास करता है। तो पॉलिटिकल थ्योरी है साइंटिफिक थ्योरी। ठीक है, और पॉलिटिकल थ्योरी में फिजिकल कंपोनेंट होते हैं, भौतिक तत्व होते हैं, जैसे कि हम उसे टच कर सकते हैं, उसे हम छू सकते हैं, समझ रहे हैं। अरे कुकर है, प्रेशर कुकर है, गैस सिलेंडर है, ये साइंटिफिकली डिज़ाइन किए हुए हैं, इन्हें हम छू सकते हैं, छू सकते हैं ना। तो बस, और जो फिजिकल कंपोनेंट हैं जैसे कि कार हो गई, हमारा घर हो गया, हमारा शरीर हो गया, पैसा हो गया, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल कंपोनेंट हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, जिन्हें महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है, ये साइंटिफिकली प्रूफ्ड होती है। लेकिन पॉलिटिकल फिलॉसफी ऐसे नहीं होती है। पॉलिटिकल फिलॉसफी, एक कहावत आपने सुनी होगी, जहाँ पर फिजिक्स एंड होती है ना, जहाँ पर फिजिक्स का समापन होता है वहाँ से फिलॉसफी स्टार्ट होती है, समझ रहे हैं। तो पॉलिटिकल फिलॉसफी का मतलब है बियॉन्ड एम्पिरिकल, मतलब पॉलिटिकल थ्योरी तो एम्पिरिकल चीज़ों पर आधारित थी, साइंटिफिक चीज़ों पर, लेकिन ये फिलॉसफी जो है एम्पिरिकल से भी आगे जाके है, बिल्कुल परे जाके। और इसमें स्पिरिचुअल कंपोनेंट होते हैं, ये जो धर्म से रिलेटेड और वेदों से रिलेटेड, भगवान से संबंधित, आइडिया से संबंधित, ये स्पिरिचुअल कंपोनेंट होते हैं। इन्हें हम छू नहीं सकते, ना हम इन्हें महसूस कर सकते हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल फिलॉसफी में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट भी 3 प्रकार से होंगे, एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट, मेडाइवल पॉलिटिकल थॉट और मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट। मतलब प्राचीन राजनीतिक विचारक और आपके मध्यकालीन राजनीतिक विचार और आधुनिक राजनीतिक विचार। तो आपको याद रखना है एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट को ही ग्रीक पॉलिटिकल थॉट कहते हैं। अब बात आती है यहाँ पे एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट को ही ग्रीक पॉलिटिकल थॉट क्यों कहते हैं, क्योंकि भैया ग्रीस जो देश था, ग्रीस जो जगह थी, वहाँ पे ही पहली बार थॉट पर चर्चा शुरू हुई थी, विचार पर चर्चा शुरू हुई थी कि
स्टेट क्या होगा, गवर्नमेंट कैसी होगी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, प्रशासन कैसे चलना चाहिए, ये सारे विचार सबसे पहले पूरे विश्व में ग्रीस में ही आए थे, ग्रीस देश में आए थे। तो ग्रीस देश से ये निकला हुआ है एंशियंट पॉलिटिकल थॉट, इसलिए इसे ग्रीक पॉलिटिकल थॉट भी कह देते हैं और एंशियंट पॉलिटिकल थॉट भी कह देते हैं। अब बात आती है कि अगर हमें ग्रीक पॉलिटिकल थॉट को समझना है अच्छे से कि ग्रीस में कैसे थॉट पनपे, कैसे थॉट्स का जन्म हुआ, तो हमें सबसे पहले वहाँ की सोसाइटी को समझना पड़ेगा, वहाँ के समाज को समझना पड़ेगा कि उस समय वहाँ का समाज कैसा था, वहाँ के लोग कैसे थे, उनकी विचारधारा कैसी थी, किस तरह के नियम कानून वहाँ चलते थे। तब हम सोसाइटी को अच्छे से समझेंगे, तभी हमें समझ में आएगा कि ग्रीक पॉलिटिकल थॉट क्या होता है। जब हम वहाँ की सोसाइटी को समझेंगे, जिसमें वहाँ के लोगों की थिंकिंग कैसी थी और वो सोचने पर मजबूर कैसे हो गए, ये सारी चीज़ें हम सोसाइटी के बारे में जानेंगे, वहाँ की सोसाइटी कैसी थी। ठीक है, तो ये हमने देखा। और अब ये प्रश्न दो बनते हैं, मैंने लिखा हुआ है प्लेटो को फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी कहते हैं, राजनीतिक दर्शन का पितामह कहते हैं। प्लेटो को प्रश्न पूछा जाता है, आपको याद रखना है। और एरिस्टोटल, अरस्तु को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, राजनीतिक विज्ञान का पिता कहते हैं अरस्तु को। ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब एंशियंट ग्रीक सोसाइटी, जो प्राचीन काल की ग्रीस का जो समाज था, वो सोसाइटी कैसी थी भैया? डिसेंट्रलाइज सोसाइटी थी, मतलब एकदम बिखरी हुई पड़ी थी। सिटी स्टेट थे, आप जानते हैं, एक सिटी स्टेट यहाँ, एक सिटी स्टेट वहाँ, एक सिटी स्टेट वहाँ, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं था, अपने आप में ही काम करना है, बस जितनी ज़रूरत है उतना जो है अनाज उगाना है, वही खाना है, ये सारी चीज़ें होती रहती थी। सोसाइटी डिसेंट्रलाइज्ड थी, बिखरी हुई पड़ी थी सोसाइटी, वहाँ का समाज एकजुट नहीं था। ठीक है, और तब देश नहीं हुआ करते थे, जैसे आज के कंटेस्ट में मॉडर्न टाइम में देश होते हैं, नेशन होते हैं। उस समय नेशन नहीं हुआ करते थे, तो क्या हुआ करता था? सिटी स्टेट हुआ करते थे, नगर राज्य हुआ करते थे। हमने बात की छोटे छोटे सिटी स्टेट जो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, जंगल राज चलता था, जंगल राज। ठीक है, और उस समाज के लोग, एंशियंट ग्रीक सोसाइटी के लोग एथनोसेंट्रिक होते थे। एथनोसेंट्रिक का मतलब होता है रेशियल सुपीरियर, मतलब रंग भेदभाव। हम गोरे हैं तो हम उच्च श्रेणी में आएंगे, आप काले हो तो आप निम्न श्रेणी में आओगे। अमेरिका में चलता है ना, विवाद सुना होगा आपने, रेशियल सुपीरियरिटी, एथनोसेंट्रिक थे। और देखिए वहाँ पे जो गुलाम, जो दास प्रथा थी ना, दास रखने की जो प्रथा थी, स्लेवरी सिस्टम, वो नेचुरल था, शुरुआत से ही चला आ रहा था, वो उसका कोई विरोध नहीं करता था। ठीक है, और अगली जो विशेषता थी, विशेषता कहें या प्रॉपर्टी थी एंशियंट ग्रीक सोसाइटी की, वो थी वहाँ जो पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, वो मतलब आदमियों की चलती थी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, पैट्रियार्कल सोसाइटी, पितृसत्ता वाला, समझ रहे हैं? आदमियों की ज़्यादा चलती थी, औरतों की नहीं चलती थी। और हाई इनइक्वालिटी थी, मतलब बहुत ज़्यादा असमानता थी, अमीर तो बहुत अमीर था और गरीब बहुत अमीर था। अब भैया अगर ज़्यादा असमानता होगी ना, तो गरीब आदमी मजबूर हो जाएगा क्रांति करने को। तो ध्यान रखिए, हाई इनइक्वालिटी सीधा लीड करती है, सीधा मतलब रिवॉल्यूशन करवा देती है, क्रांति करवा देती है एकदम। कह रहे गरीब बेचारा मरा जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, तो गरीब बेचारे क्या करेंगे? क्रांति लाएंगे, आंदोलन करेंगे। तो ध्यान रखिए, हाई इनइक्वालिटी ज़्यादा थी वहाँ, इनइक्वालिटी असमानता बहुत थी, अमीर और गरीब के बीच का फासला बहुत ज़्यादा था। तो हाई इनइक्वालिटी की वजह से रिवॉल्यूशन हो जाता था। सोसाइटी गेटिंग डिग्रेडेड, और सोसाइटी बर्बाद होती जा रही थी इन सभी कारणों की वजह से। भाई इतनी सारी अच्छी क्वालिटी तो नहीं कहेंगे, इतनी सारी चीज़ प्रॉब्लम होने के बाद भी सोसाइटी तो डिग्रेड होगी, समझ रहे? देखिए ये पिक्चर दी हुई है एंशियंट ग्रीस की, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था की, बाजार ये देख पा रहे हैं आप, है ना? तो ये थी एंशियंट ग्रीक सोसाइटी। अब भैया प्लेटो आ जाते हैं। हालांकि प्लेटो के गुरु कौन थे? सोक्रेटिस, सुकरात। सबसे पहले सुकरात, क्योंकि सुकरात को ऑटोमेटिकली पढ़ना ही पड़ता है। अगर प्लेटो को आप पढ़ोगे तो प्लेटो जो है सुकरात का शिष्य था।
और सुकरात की मोस्टली चीज़ें उसने मानी हैं। तो सुकरात को तो हमें पढ़ना ही है, सिलेबस में देते नहीं है ये लोग, क्योंकि जानते हैं प्लेटो पढ़ेंगे तो सुकरात के बारे में तो पढ़ेंगे ही। ठीक है, प्लेटो से शुरू करेंगे। प्लेटो के गुरु थे सुकरात, और प्लेटो किसके गुरु थे फिर? प्लेटो थे अरस्तु के गुरु। तो ध्यान रखिएगा, सुकरात के शिष्य थे प्लेटो और प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु। ये तीनों चेले थे, मतलब दोनों चेले थे, एक दूसरे का गुरु था। प्लेटो के बारे में बेसिक चीजें जान लेते हैं। प्लेटो को हमने डिस्कस कर चुके हैं। फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी कहते हैं, राजनीतिक दर्शन का फादर कहते हैं, पितामह कहते हैं। ठीक है, अब प्लेटो का जन्म जो है 427 से 428 से 427 और किसी किसी जगह 424 से 348 इस तरह से बीसी में दिया हुआ है। प्लेटो जो है एथेनियन फिलोसोफर थे। एथेनियन मतलब यहाँ पे दो देशों के नाम, उस समय देश कहते थे, लेकिन आज के कंपैरिजन में देश नहीं थे, वो सिटी स्टेट हुआ करते थे। तो उस समय जो है एथेंस, ध्यान रखिएगा, नोट कर लेना आप लोग। अब जो मैं समझाऊं, जो स्लाइड में नहीं दिया गया है, वो आगे रिवीजन में आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो कुछ चीज़ें आप नोट कर लिया करो बुक उसमें रजिस्टर में। ठीक है, तो देखिए प्लेटो के समय पे ग्रीस में दो मजबूत राज्य थे उस समय, एथेंस नाम का एक राज्य और दूसरा स्पार्टा नाम का राज्य। एथेंस और स्पार्टा। तो एथेंस बड़ा शक्तिशाली था, एथेंस जो है बहुत बड़ा था, मतलब बड़ा राज्य था क्षेत्रफल में, और स्पार्टा जो है छोटा राज्य था। लेकिन स्पार्टा ने एथेंस को हरा दिया। एक युद्ध हुआ, जैसे पीपी वार कहते हैं, पीपी वार पे एक मूवी भी बनी है। तो पीपी वार, पेलिपोनेशियन वार, तो पीपी युद्ध जो हुआ एथेंस और स्पार्टा के बीच में, तो स्पार्टा राज्य छोटा होते हुए भी स्पार्टा ने एथेंस को हरा दिया, और एथेंस का रहने वाला था प्लेटो। प्लेटो को बात चुभ गई है कि इतना बड़ा राज्य मेरा एथेंस, और एथेंस के लोग हार गए, तो क्यों हार गए इसका पता लगाने के लिए भैया निकल पड़े कि मैं पता लगा के ही रहूँगा कि एथेंस में ऐसी कौन सी कमी आ गई कि एथेंस के लोग जो है स्पार्टा के लोगों से हार गए। और जो ये एथेंस की जो हार हुई है, एथेंस ने जो अपना सम्मान खोया है, मेरी मातृभूमि ने जो ये अपना सम्मान खोया है हार कर, इसको मैं दोबारा से वापस ला के रहूँगा, एथेंस की ग्लोरी को वापस ला के रहूँगा मैं। ये ऐसा ठान लिया इन्होंने और निकल पड़े ये। ठीक है, तो प्लेटो आपको याद रखना है एथेंस के रहने वाले थे, एथेनियन फिलोसोफर थे, क्लासिकल पीरियड इन एंशिएंट ग्रीस में। और इनका एक स्कूल चलता था, प्लेटोनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, और ये इन्होंने एक यूनिवर्सिटी या विद्यालय कह सकते हैं, अकेडमी की स्थापना की, जिसका नाम अकेडमी था। और अकेडमी एक फर्स्ट इंस्टीट्यूशन था हायर लर्निंग के लिए वेस्टर्न वर्ल्ड में। ठीक है, तो वर्थ हमने डिस्कस किया 428 से 427 बीसी में हुआ। इनका जो काम था, इनकी जो रचनाएं थी, इन पे प्रश्न पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। इनकी 3 बहुत फेमस किताबें हैं, द रिपब्लिक, स्टेट्समैन और द लॉज। इन्होंने अकेडमी की स्थापना की, अकेडमी नाम का संस्थान खोला इन्होंने। ये जिस तरीके का इस्तेमाल करते थे अपना काम को अंजाम देने के लिए, उसे हम डायलैक्टिक्स कहते हैं, डायलॉग की फॉर्म में। इनकी जो द रिपब्लिक बुक है ना, वो डायलॉग की फॉर्म में लिखी गई है, मतलब प्रश्न पूछो फिर जवाब आया, फिर प्रश्न पूछो फिर जवाब आया, इस तरीके से। ठीक है, और ये एथेंस से बिलोंग करते थे, जहाँ पर स्थिति बहुत गड़बड़ा गई थी उस समय, जब एथेंस हार गया था स्पार्टा से। तो इसने ठान लिया था कि मुझे एथेंस की और अपनी जो मातृभूमि है मेरी एथेंस, उसकी ग्लोरी को वापस लाना है। ठीक है, प्लेटो ने कहा कि जो एथेंस है उसमें कोई एक सिटी नहीं है, उसमें 2 सिटी रहती हैं। एक सिटी है अमीर लोगों की, एक सिटी है गरीब लोगों की। ठीक है, इन वेस्टर्न फिलोसफी देयर आर 2 प्रोमिनेंट स्कूल। उस समय 2 टाइप के स्कूल चलते थे, स्कूल ऑफ थॉट, एक मटेरियलिज्म और दूसरा आइडियलिज्म। मटेरियलिज्म मतलब इस स्कूल से संबंधित रखने वाले जो विचारक थे वो भौतिक सुखों पर ज़्यादा ध्यान देते थे, मतलब कार, एप्पल का फ़ोन, लैपटॉप, आईफोन, स्मार्टफोन, है ना, बंगला, गाड़ी, ये सब भौतिक सुख। लेकिन जो
आइडियलिज्म स्कूल के थे वो आइडिया पर विश्वास करते थे कि आइडिया जितना अच्छा होगा काम भी उतना ही अच्छा होगा आगे। तो आइडियलिज्म मतलब आदर्शवाद। तो दो तरह के स्कूल चलते थे उस समय, याद रखना है आपको, मटेरियलिज्म और आइडियलिज्म, भौतिक सुखवाद वाला और आदर्शवाद वाला। प्लेटो इसमें से कौन से स्कूल से बिलोंग करता है? वो करता है आइडियलिज्म स्कूल से, आदर्शवाद से। अब बात करते हैं प्लेटो किससे प्रभावित था। भाई प्लेटो के ऊपर प्रभाव तो पड़ा होगा ना किसी का। तो प्लेटो का देखिए, सबसे पहले तो वो अपने गुरु से प्रभावित था, जिसके गुरु थे सोक्रेटिस, सुकरात का एक सिद्धांत था, ज्ञान का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नॉलेज। तो सुकरात ने थ्योरी ऑफ नॉलेज दी थी, उसमें उन्होंने, सुकरात ने बताया था कि हमारे जीवन का उद्देश्य होता है हैप्पीनेस, खुशी लेना, और हैप्पीनेस हमेशा नॉलेज से आती है। और नॉलेज दो प्रकार की होती है, एक नॉलेज होती है रियल नॉलेज, आप नोट करते रहिए, एक नॉलेज होती है रियल नॉलेज जो कि परमानेंट होती है, स्ट्रांग होती है, और दूसरी नॉलेज होती है इल्यूजन, फेक नॉलेज, रॉन्ग नॉलेज, जो कि टेम्परेरी होती है और जो बदलती रहती है समय के हिसाब से। रियल नॉलेज और फेक नॉलेज। तो जो आइडिया है, सुकरात ने कहा जो आइडिया है वो रियल नॉलेज है, और ये जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, कार, गाड़ी, बंगला, ये फेक नॉलेज हैं, इनके पीछे मत भागो। भागना है तो आइडिया के पीछे भागो, आइडिया रियल नॉलेज है। भाई आइसक्रीम, हम अपने फ्रिज में आइसक्रीम जमाते हैं, रात को रखते हैं आइसक्रीम जमाने के लिए, तो आइसक्रीम जमाने का जो सांचा होता है वो आइडिया है, वो कभी बदलेगा नहीं, लेकिन उसके अंदर जमी हुई जो आइसक्रीम है वो तो खत्म हो जाएगी ना, वो परमानेंट नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, प्लेटो ने कहा आइडिया परमानेंट होता है और आइडिया ही रियल नॉलेज है, इसलिए आइडिया के पीछे भागो। फेक नॉलेज, रॉन्ग नॉलेज, इनके पीछे मत भागो, जो कि भौतिक सुखवाद से संबंधित है। ठीक है। अब प्लेटो के ऊपर सोक्रेटिस की थ्योरी ऑफ नॉलेज का प्रभाव पड़ा। पाइथागोरस, ये जो कि मैथमेटिशियन थे, उनकी एक थ्योरी थी, थ्योरी, उनका जो सिद्धांत था, ये मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे पाइथागोरस। तो पाइथागोरस जो है, पाइथागोरस से प्रभावित होकर प्लेटो ने थ्योरी ऑफ सोल दी, थ्योरी ऑफ सोल, सोल मतलब आत्मा, थ्योरी ऑफ सोल, सोल मतलब आत्मा। तो जो प्लेटो ने कहा कि हमारी जो आत्मा है उसको सब पता रहता है, लेकिन वो जब हमारे शरीर में आ जाती है तो वो सारी चीज़ें भूल जाती है, फिर उसको समय लगता है उन चीज़ों को द्वारा से रिकलेक्ट करने के लिए। तो इसे थ्योरी ऑफ रिकलेक्शन भी कहते हैं। हम डिटेल में ये थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ सोल हम पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है। तो ट्रू नॉलेज हमने देखा, सुकरात की थ्योरी ऑफ नॉलेज में परमानेंट होती है, आइडिया की नॉलेज होती है और कभी ख़त्म नहीं होती है। ठीक है। और प्लेटो की थ्योरी ऑफ सोल क्या है कि हमारी अंदर से आत्मा जो होती है उसे सब पता होता है। जब हम मर जाते हैं तो हमारी आत्मा ऊपर चली जाती है, फिर वो दूसरी बॉडी में आ जाती है, फिर वो कुछ समय के लिए सब कुछ भूल जाती है, लेकिन फिर जैसे जैसे हम रिकलेक्ट करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, नॉलेज हासिल करते हैं, तो उसको फिर से सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, क्योंकि सोल को तो सब पता होता है, क्योंकि बॉडी मर जाती है, आत्मा थोड़ी ना मरती है। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ सोल। और प्लेटो ने सजेस्ट किया था कि जो वर्ल्ड है वो दो टाइप का वर्ल्ड होता है। एक होता है वर्ल्ड ऑफ गॉड, गॉड का वर्ल्ड जो कि परमानेंट होता है और जो आइडिया पर आधारित होता है। एक होता है वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग जो कि नॉन परमानेंट होता है, मटेरियलिस्टिक होता है, भौतिक सुखवाद की चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। अब अगला प्रभाव इन पर पड़ा था हेराक्लाइटस। हेराक्लाइटस ने कहा था चेंज इन द लॉ ऑफ यूनिवर्स, मतलब चेंज, हर कोई चेंज होता रहता है। परमानेंटिस का भी उन पर प्रभाव पड़ा था। तो आपसे प्रश्न डायरेक्ट ये पूछा जाता है पीजीटी में और नेट में कि प्लेटो पर निम्न में से, प्लेटो के ऊपर निम्न में से किसका प्रभाव नहीं था या था। तो ये सारी आपको नाम याद रखने हैं, इनसे प्रभावित थे प्लेटो। अब जैसा प्रश्न आए, जैसा ऑप्शन दिया हो वैसे आपको टिक करना है। ठीक है।
अब बात आती है उस समय ग्रीस में, एथेंस में सोफिस्ट लोग ज़्यादा रहते थे। सोफिस्ट लोग क्या थे? सोफिस्ट क्या कहते थे कि भैया जिसके पास ज़्यादा पावर है वही ज़्यादा पैसा कमाएगा, वही राज करेगा, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट। समझ रहे हैं? तो सोफिस्ट क्या करते थे? ये जो है प्रोफेशनल टीचर थे, ये लोगों को टीच करते थे, शिक्षा देते थे। और किस प्रकार की शिक्षा देते थे कि भैया आओ और राजगद्दी पर कैसे बैठना है, राजगद्दी पर कैसे पहुंचना है, वो हम सिखाएंगे आपको। और इसके लिए ये सोफिस्ट जो लोग थे वो ज़्यादा फीस लेते थे, और ज़्यादा फीस कौन दे पाएगा? अमीर लोग ही दे पाएंगे। तो अमीर लोग जब ज़्यादा फीस दे के पढ़ाई करेंगे, इनसे सीखेंगे कि गद्दी कैसे हासिल की जाए, इतना पैसा खर्च करके, तो जब वो गद्दी पे जाएंगे तो वो क्या करेंगे? पैसा ही कमाएंगे ना, करप्शन करेंगे। तो ये सोफिस्ट लोग सिर्फ ये सिखाते थे हाउ टू कम इन द पावर में कैसे आए, सत्ता में कैसे आए, ये इनकी टीचिंग हुआ करती थी। ये प्रोफेशनल टीचर थे, पैसा लेके पढ़ाते थे और वही सिखाते थे। और अमीर लोग ही पढ़ पाते थे क्योंकि पैसा बहुत लगता था, और पैसा बहुत दे के वो पढ़ाई करते थे, सीखते थे। तो जब गद्दी पर बैठते थे वो तो पैसा कमाते, करप्शन करते। समझ रहे हैं? ये ऐसे थे सोफिस्ट लोग। तो सोफिस्ट लोग सोक्रेटिस ट्रेडिशन के जो लोग थे, सुकरात से संबंधित जो लोग थे, उनसे चिढ़ते थे, क्योंकि सुकरात तो बेचारा यमला पगला दीवाना निकल पड़ा है वो लोगों को ज्ञान देने के लिए कि भैया रियल नॉलेज पे विश्वास करो, रॉन्ग नॉलेज पे विश्वास मत करो, आप भौतिक चीजों के पीछे मत भागो, आप आइडिया के पीछे भागो, आइडिया परमानेंट होता है। ये सुकरात निकल पड़े थे अपना। तब फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और पिंटरेस्ट और व्हाट्सअप ये तो चलते नहीं थे जिससे एक जगह से मैसेज दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। खुद चलकर जाना पड़ता था अपना ज्ञान प्रसार करने के लिए। तो सुकरात तो निकल गए थे लोगों को नॉलेज देने के लिए, जिससे एथेंस के लोगों के बीच में से करप्शन को ख़त्म किया जा सके और एथेंस फिर से मजबूत राज्य बन सके, क्योंकि स्पार्टा से तो हार गया वो, है ना। लेकिन सोफिस्ट लोग इसलिए चिढ़ते थे कि अगर सुकरात जैसे लोग आ जाएंगे और जो फ्री में ज्ञान देने लगेंगे तो हमसे पैसे देकर कौन पढ़ने आएगा भैया, हमारी तो दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए सोफिस्ट लोगों ने झूठा इल्जाम लगा दिया सुकरात पर कि, और राजा से शिकायत कर दी कि सुनो राजा भाई, सुकरात जो है ना ये अपने राज्य की जनता को राजा के खिलाफ भड़का रहा है। तो ऐसा राजा ने सुना तो कौन राजा बर्दाश्त कर पाएगा भाई कि जनता को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। राजा ने तुरंत इनको दंड दे दिया और गिरफ्तार करवा लिया, जेल में डाल दिया। और इनको 2 ऑप्शन दिए गए कि भाई सुकरात, आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप ये जहर का प्याला ये रखा हुआ है सामने, ये जहर का प्याला पी लो और मर जाओ, या दूसरा ऑप्शन है एथेंस को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ, वापस आने का नहीं तो अपन है इधर, अपन छोड़ेगा नहीं। तो लेकिन सुकरात ने कौन सा ऑप्शन चुना? जहर का प्याला पीने वाला ऑप्शन चुना। क्यों? क्योंकि सुकरात कहता था हमेशा राज्य की बात मानो, जनता को भी यही सिखाता था राज्य की बात मानो। तो वो संदेश देना चाहता था आगे फ्यूचर के लिए लोगों को कि मैंने राज्य की बात मानी और राज्य के लिए जान दे दी। तो जहर का प्याला पी लिया और मर गया। जब सुकरात की मृत्यु हो गई उस समय दूर खड़ा हुआ एक छोटा सा बच्चा ये सब देख रहा था, जिसका नाम था प्लेटो। समझ रहे हैं? प्लेटो के मन में डेमोक्रेसी से नफरत पैदा हो गई, लोकतंत्र से नफरत पैदा हो गई, क्योंकि उस समय एथेंस में डेमोक्रेसी थी। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका तो एमसीक्यू पेपर आता है, जैसे जीआईसी, यूपीएससी, यूपी का जो जीआईसी का है उसका मेंस का एग्जाम होगा प्रीलिम्स के बाद, उसमें रिटन क्वेश्चन आएगा। तो उसमें पूछा जाता है वाई प्लेटो हेट डेमोक्रेसी, प्लेटो जो है डेमोक्रेसी से नफरत क्यों करता है, यही सब तो लिखना है आपको, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए प्लेटो डेमोक्रेसी से नफरत करता है क्योंकि एथेंस में उस समय डेमोक्रेसी चलती थी और उस डेमोक्रेसी में वहाँ के राजा ने उसके गुरु सुकरात की जान ले ली, झूठा इल्जाम लगाकर।
सोफिस्टों ने लगवाया झूठा इल्ज़ाम। ठीक है, तो ये इस तरह से डेथ हुई सोक्रेटिस की। सोफिस्ट कौन थे हमने डिस्कस कर लिया। अब प्लेटो के द्वारा अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं, अलग अलग थ्योरी दी गई हैं। थ्योरी ऑफ आइडियाज़ क्या होती है, थ्योरी ऑफ सोल्स क्या होती है, थ्योरी ऑफ जस्टिस न्याय का सिद्धांत क्या होता है, थ्योरी ऑफ एजुकेशन क्या होता है, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म क्या होता है। यहाँ पे एक थ्योरी मेंशन नहीं हुई है, थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग। थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग, दार्शनिक राजा का सिद्धांत। ये सारे थ्योरीज, ये सारे सिद्धांत हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल में। बड़ा मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक है और नई चीज़ सीखने को मिलेगी। एकदम आपको ऐसा लगेगा कि हम भगवान की दुनिया में घूम रहे हैं। प्लेटो के टाइम पे तो एटलीस्ट लगेगा ही लगेगा, अरस्तू के टाइम पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो डिटेल में पढ़ेंगे इस लेक्चर को, इन थ्योरीज़ को आने वाले लेक्चर में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज शनिवार हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। कल संडे को फिर से हमारा सेम टाइम पर 5 बजे लेक्चर आएगा, देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को कहीं डाउट है तो दोबारा से देखिए, इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए दोस्तों के साथ। और इसका PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रीजनल IAS का टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, और जो आपके लिए स्पेशल ग्रुप बनाया गया है उसमें भी आपको ये PDF मिल जाएगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना ही सपोर्ट आपसे चाहिए, ये हमारे मोटिवेशन का एक तरीका है जो हमें मिलता है आपके द्वारा। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी प्लेटो के बारे में डिस्कस करेंगे, प्लेटो की थ्योरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइडिया का सिद्धांत, प्लेटो ने थ्योरी ऑफ आइडियाज़ दिया था। देखिए, प्लेटो ये एक ऐसा फर्स्ट पर्सन था जिसने पहली बार थ्योरी ऑफ आइडिया दी। थ्योरी ऑफ आइडिया देने वाला प्लेटो पहला व्यक्ति था। ठीक है, इसने कहा था, प्लेटो ने कहा था कि जो आइडिया है ना वही रियलिटी है, बाकी सब तो बेकार है। आइडिया क्या होता है हमने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से डिस्क्राइब किया था। तो प्लेटो ने कहा है कि जो आइडिया है ना वही अल्टीमेट रियलिटी है, बाकी तो लोग जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे, भौतिकवादी चीज़ों के पीछे, सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं ना, ये रियलिटी नहीं है, ये तो आइडिया की शैडो है, आइडिया की परछाई है। समझ रहे हैं? तो इसलिए मटेरियलिस्टिक चीज़ें, भौतिक सुखवादी की वाली चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए इंसान को, क्योंकि ये परमानेंट नहीं होती हैं और ये समय के हिसाब से ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन आइडिया में विश्वास करें लोग और आइडिया को अपना दायित्व बनाए, तो आइडिया एक अल्टीमेट रियलिटी है और आइडिया कभी बदलता नहीं है, आइडिया कभी ख़त्म नहीं होता है, ये परमानेंट होता है। ठीक है, इसमें मैंने आपको उदाहरण भी दिया था आइसक्रीम वाला। ठीक है, तो दिस आइडिया बिलोंग टू द वर्ल्ड ऑफ परमानेंस, और ये जो आइडिया है ना वो वर्ल्ड ऑफ परमानेंस, परमानेंस मतलब समझ रहे हैं, परमानेंट से है, स्थिर, उससे संबंधित होता है। इसने आइडिया और मटेरियल रियलिटी में अंतर बताया, दोनों के बीच में क्या अंतर होता है वो बताया। प्लेटो ने जो थ्योरी ऑफ आइडिया दी है ना, थ्योरी ऑफ आइडिया, प्लेटो ने जो आइडिया का सिद्धांत दिया है वो किस पर आधारित है? ये थ्योरी ऑफ आइडिया जो प्लेटो का सिद्धांत है, ये सुकरात का जो थ्योरी ऑफ नॉलेज, ज्ञान का सिद्धांत था, उस पर आधारित है। क्योंकि हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, सुकरात कौन थे? प्लेटो के गुरु थे। तो जब सुकरात की मृत्यु हुई, सुकरात ने जब जहर का प्याला पिया तो प्लेटो ने वो सब देखा था। तो प्लेटो ने सुकरात के जो सिद्धांत थे उन्हीं को आगे बढ़ाया और कुछ अपनी तरफ से बदलाव किया। ठीक है, तो प्लेटो कहते हैं कि आइडिया जो है वो हर चीज़ का एक एसेंस है, एक सारांश है, जो कांस्टेंट रहता है, कभी बदलता नहीं है, परमानेंट होता है और कभी ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, और जो फिजिकल वर्ल्ड का हम अनुभव करते हैं, जो भौतिकवादी वर्ल्ड का हम अनुभव करते हैं, ये टेम्परेरी होता है। समझ रहे हैं? और इसलिए जो रूलर बनेगा ना, जो शासक बनेगा एथेंस का,
वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आइडिया पर विश्वास करे, जिसके अंदर आइडिया हो, आइडियलिज्म स्कूल, आदर्शवाद वाले स्कूल से बिलोंग करे, आइडिया पर विश्वास करे, स्पिरिचुअल चीज़ों पर विश्वास करे, मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो भौतिकवादी चीज़ें हैं उनके पीछे नहीं भागे। इसका मतलब प्लेटो कहते हैं कि रूलर को जो है फिलॉसफी की नॉलेज होनी चाहिए, दर्शन की नॉलेज होनी चाहिए, दर्शन शास्त्र की नॉलेज होनी चाहिए, वही रूलर बनेगा एथेंस का। ये प्लेटो की हार्दिक इच्छा थी। ठीक है। दूसरी थ्योरी उन्होंने दी, थ्योरी ऑफ सोल, मतलब आत्मा का सिद्धांत। तो प्लेटो ने क्या कहा कि प्लेटो कहते हैं कि जो सोल होती है, जो आत्मा होती है, उसकी 3 विशेषताएं होती हैं। जो सोल होती है, इंसान के अंदर जो आत्मा होती है, उसकी 3 विशेषताएं होती हैं। पहला रीजन, दूसरा करेज, तीसरा एपिटाइट। रीजन क्या होता है? रीजन होता है सोचने की शक्ति, लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ये होता है रीजन। और करेज क्या होता है? साहस, उत्साह। और एपिटाइट क्या होता है? भूख, लालच। तो कोई भी आत्मा होगी, इंसान के अंदर की कोई भी आत्मा होगी, उसमें ये तीनों चीज़ें होंगी। अब ये डिपेंड करता है कि किस सोल के अंदर रीजन ज़्यादा है, किस सोल के अंदर करेज ज़्यादा है, और किस सोल के अंदर एपिटाइट ज़्यादा है। मतलब किस आत्मा के अंदर सोचने की शक्ति ज़्यादा है, किस आत्मा के अंदर साहस और उत्साह ज़्यादा है, किस आत्मा के अंदर भूख और लालच जो है ज़्यादा है। उसके आधार पर प्लेटो ने सोल को 3 भागों में बांट दिया है, इन्हीं विशेषताओं के आधार पर। अब प्लेटो कहता है कि कुछ सोल ऐसी होती हैं जिनमें रीजन सबसे ज़्यादा होता है। मान लीजिए 70% रीजन है किसी सोल के अंदर, तो इसका मतलब क्या है कि रीजन सबसे ज़्यादा है, बाकी करेज और एपिटाइट 15-15% है और 70% रीजन है। तो ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर रीजन ज़्यादा हो, करेज और एपिटाइट की तुलना में, सोचने की शक्ति ज़्यादा हो साहस और भूख की तुलना में, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? वो व्यक्ति कहलाएगा पर्सन ऑफ गोल्ड। गोल्ड माने समझते हैं? सोना। मतलब सबसे बेस्ट पर्सन वो कहलाएगा जिसके अंदर रीजन डोमिनेट करता हो, करेज और एपिटाइट से बढ़कर रीजन ज़्यादा हो उस सोल के अंदर। ऐसा व्यक्ति पर्सन ऑफ गोल्ड कहलाएगा। और प्लेटो इस व्यक्ति का हमेशा फेवर करता है। और प्लेटो चाहता है कि जिस व्यक्ति के अंदर रीजन मतलब सोचने की शक्ति, लॉजिकल थिंकिंग करने की शक्ति सबसे ज़्यादा हो, वही रूलर बने, वही एथेंस का राजा बने। दूसरा क्या कह रहा है प्लेटो कि कुछ सोल ऐसी होती हैं जिनके अंदर करेज ज़्यादा होता है रीजन और एपिटाइट की तुलना में। उन्हें प्लेटो ने किस कैटेगरी में डाला है? उन्हें प्लेटो कहता है पर्सन ऑफ सिल्वर। और तीसरी कंडीशन, कुछ सोल, कुछ आत्माओं में एपिटाइट, ये गलत लिखा हुआ है, एपिटाइट होगा यहाँ पे, भूख लालच, एपिटाइट ज़्यादा होता है रीजन और करेज की तुलना में। ऐसे व्यक्तियों को प्लेटो ने किस कैटेगरी में डाला है? प्लेटो ने ऐसे व्यक्तियों को कहा है पर्सन ऑफ कॉपर। तो ध्यान रखना, रीजन, करेज और एपिटाइट के आधार पर प्लेटो ने लोगों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पर्सन ऑफ गोल्ड जिनके अंदर रीजन ज़्यादा हो, पर्सन ऑफ सिल्वर जिनके अंदर करेज ज़्यादा हो, पर्सन ऑफ कॉपर जिनके अंदर एपिटाइट ज़्यादा हो, जो सिर्फ भौतिकवादी चीज़ों पर विश्वास करते हो, भोग शक्ति हो इनके अंदर, वो हमेशा भोगने के लिए तत्पर रहते हैं। अगली थ्योरी हमारी आती है थ्योरी ऑफ जस्टिस, न्याय का सिद्धांत। देखिए, न्याय का सिद्धांत देने के पीछे प्लेटो का उद्देश्य क्या है? प्लेटो चाहता है, प्लेटो कहता है कि अगर व्यक्ति के अंदर न्याय की भावना होगी तो राज्य भी अच्छा बनेगा और राज्य भी लोगों को न्याय दे पाएगा। ठीक है, तो प्लेटो कहता है कि न्याय का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि ऐसा न्याय दो किसी को कि जो किसी को नुकसान न करे। ऑब्जेक्टिव ऑफ जस्टिस इज नॉट टू हार्म एनीवन। जस्टिस का उद्देश्य यही है कि किसी को हानि नहीं पहुंचाई जाए।
हानि नहीं पहुंचाई जाए। लेकिन मैंने बात की थी पिछले लेक्चर में, ये सुकरात से पहले वहाँ पे जो प्रोफेशनल टीचर थे जो पैसा लेकर पढ़ाते थे अमीर लोगों के बच्चों को, और उनको क्या सिखाते थे कि पावर में कैसे आया जाए, सत्ता में कैसे आया जाए, इसके लिए वो बहुत पैसा लेते थे, उनको पढ़ाते थे। तो वो कौन लोग थे? वो सोफिस्ट लोग थे। तो सोफिस्ट लोग क्या कहते हैं न्याय के बारे में? सोफिस्ट लोग कहते हैं कि जस्टिस इज माइट इज राइट। भैया न्याय वही है, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो ज़्यादा पावरफुल है न्याय भी उसी के हिसाब से चलेगा। वो जिस डिसीजन को कहेगा हाँ ये सही है तो सही माना जाएगा, जिस डिसीजन को कहेगा ये गलत है तो वो गलत माना जाएगा। तो सोफिस्ट लोग क्या सोचते थे कि जस्टिस क्या है? भैया ताकतवर लोगों का है जस्टिस, तो गरीबों का नहीं है। तो जस्टिस इज माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब न्याय उसी को मिलेगा जिसकी लाठी है, जो ताकतवर है। लेकिन प्लेटो ने कहा कि वो जस्टिस का उद्देश्य, न्याय का उद्देश्य ये होना चाहिए कि किसी को नुकसान न पहुंचाया जा सके। तो सोफिस्ट का जो व्यू था कि माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो प्लेटो इस बात से डिसएग्री करता है, इस बात को नहीं मानता है, सोफिस्ट की बात को, सोफिस्ट के विचारों को वो नहीं मानता है। प्लेटो चाहता था कि आइडिया ऑफ जस्टिस जो है, जो न्याय का सिद्धांत है, आइडिया ऑफ जस्टिस है, जो न्याय के विचार हैं, वो समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए सेम होने चाहिए। प्लेटो ने अपनी आइडिया ऑफ जस्टिस को 2 लेवल पे एक्सप्लेन किया है। एक प्लेटो कहते हैं न्याय इंडिविजुअल लेवल पे होना चाहिए और एक स्टेट लेवल पे होना चाहिए। तो उन्होंने 2 इंडिविजुअल लेवल पे तो ये है कोई व्यक्ति अकेला है, और स्टेट लेवल पे ये है उसी अकेले व्यक्ति की जो एक जिम्मेदारी है उसके ऊपर एक जिम्मेदारी है खुद की। लेकिन जब स्टेट की बात करते हैं तो कई सारे बहुत से इंडिविजुअल इकट्ठे हो जाते हैं, तब स्टेट बनता है। तो स्टेट लेवल पर वो आइडिया थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बड़े रूप में आ जाता है। तो प्लेटो एक्सप्लेन्ड आइडिया ऑफ जस्टिस एट 2 लेवल्स, एट इंडिविजुअल लेवल, व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने एक्सप्लेन किया है, और राज्य के लेवल पे किया है। और उन्होंने 2 सिद्धांत, 2 प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, न्याय के 2 सिद्धांत सजेस्ट किए हैं। एक है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का मतलब है एक्सपर्ट होना। मान लीजिए आप जो है मैथमेटिक्स के टीचर हैं, तो आप मैथमेटिक्स में ही आगे बहुत अच्छा करिए, किसी दूसरे सब्जेक्ट पे पकड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। कोई रीजनिंग का एक्सपर्ट व्यक्ति है तो वो रीजनिंग में ही आगे काम करता चले और एक्सपर्ट बनता चले। कोई जीएस में हिस्ट्री का अच्छा टीचर है तो वो हिस्ट्री पर काम कर सके। एक्सपर्ट बनो अपने अपने सब्जेक्ट में, ये नहीं कि सभी चीज़ों के पीछे भागो। तो प्लेटो ने कहा कि अगर हर व्यक्ति अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो तो वो न्याय है एक तरह से, क्योंकि वो अपना काम करेगा। और दूसरा है नॉन इंटरफेरेंस, कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के काम में दखल ना दे। प्लेटो ने व्यक्तियों को 3 भागों में बांटा है यहाँ पे, रूलर क्लास, सोल्जर क्लास और प्रोड्यूसर क्लास। रूलर क्लास का मतलब है शासक वर्ग, और सोल्जर क्लास का मतलब है सैनिक वर्ग, और प्रोड्यूसर क्लास का मतलब है मजदूर वर्ग। तो रूलर क्लास में जो व्यक्ति रूल कर रहा है उसको कोई डिस्टर्ब ना करे, निचली क्लास वाला। और सोल्जर व्यक्ति जो बॉर्डर पर सुरक्षा कर रहा है उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। ये सब लोग अपने अपने काम में एक्सपर्ट हैं। रूलर रूल करने में, सोल्जर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में, और प्रोड्यूसर बिजनेस और मजदूरी करने में, व्यापार करने में। तो कोई भी इन तीनों में एक दूसरे को इंटरफेयर ना करे, ऐसा प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस में ये प्लेटो सजेस्ट करते हैं। हर एक के पास अपना फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, एक्सपर्टनेस होनी चाहिए किसी भी एक सब्जेक्ट में, और कोई एक दूसरे के काम में दखलंदाजी नहीं करेगा, यही न्याय होगा। ठीक है। प्लेटो की जो स्टेट होगी, प्लेटो का जो राज्य होगा, उसका स्ट्रक्चर जो है हायरार्किकल होगा। हायरार्किकल कैसे? सबसे टॉप पे जो रूल करेगा व्यक्ति, उसके अंदर रीजन होगा, वो रूल करेगा, और फिर उसके नीचे करेज वाले व्यक्ति आएंगे जो सोल्जर क्लास है। फिर लास्ट में आएंगे एपिटाइट वाले, जिनके अंदर एपिटाइट है तो वो हो गए प्रोड्यूसर, जिनके अंदर पैसा कमाने की इच्छा ज़्यादा होती है, भूख, वो आएंगे। एपिटाइट जिनके अंदर ज़्यादा होता है तो वो व्यापारी लोग आ जाएंगे, मजदूर लोग आ जाएंगे।
अगली जो थ्योरी है वो थ्योरी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का सिद्धांत। प्लेटो ने, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि शिक्षा का सिद्धांत किसने दिया था? प्लेटो ने दिया था। यहाँ पे और प्रश्न बनेंगे वो हम डिस्कस करते हैं। प्लेटो ने जो एजुकेशन है, प्लेटो ने कहा है कि शिक्षा बहुत जरूरी है और ये शिक्षा जो है राज्य को देनी चाहिए, हर एक व्यक्ति को। और प्लेटो ने इसी के साथ साथ जो प्राइवेट एजुकेशन है, जो पैसे लेकर लोग पढ़ाते थे, उसका विरोध किया है, उसका सपोर्ट नहीं करते हैं प्लेटो। प्लेटो ने कहा था कि भैया कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए राज्य में, जो राज्य की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो हर मैन और वोमेन को बराबरी के हक पर दे, कंपलसरी एजुकेशन दे। कंपलसरी एजुकेशन हर व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए और इस राज्य को ये मुहैया कराना चाहिए। प्राइवेट एजुकेशन का सपोर्ट नहीं करते हैं, जहां लोग मोटा मोटा पैसा देके एजुकेशन लेते हैं। क्योंकि सोफिस्ट लोग क्या करते थे प्लेटो के सामने? भाई प्लेटो विरोध क्यों करते हैं? प्लेटो के सामने जब वो सोफिस्ट लोग थे, प्रोफेशनल टीचर थे, मोटा मोटा पैसा लेके अमीर लोगों को पढ़ाते थे, अमीरों के बच्चों को, भैया गरीब तो रह जाएगा ना। इसलिए वो विरोध करते हैं प्राइवेट एजुकेशन का और वो कहते हैं कि ये तो राज्य की जिम्मेदारी होनी चाहिए सबको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना। हमारा राइट टू एजुकेशन है ना, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बच्चों को इंडिया में, ठीक है। तो मेथोडोलॉजी क्या थी, इनका तरीका क्या था एजुकेशन देने का? मतलब ये क्या चाहते थे कि हमारा जो राज्य है, आदर्श राज्य जो एथेंस बनेगा, तो उसमें शिक्षा कैसे दी जाएगी लोगों को। तो इन्होंने क्या मेथोडोलॉजी, क्या तरीका बताया? इन्होंने कहा कि पहले तो जो एजुकेशन है ना वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। प्लेटो ने कहा कि जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। मतलब जीवन, जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक सीखेंगे आप। शिक्षा कभी खत्म नहीं होती है। जरूरी नहीं है कि स्कूल के अंदर चार दीवारी के अंदर बैठकर ही शिक्षा ली जाए, आपको अपने एक्सपीरियंस से भी शिक्षा मिलती है। हर जगह आपको सीखने को मिलता है। आपसे छोटा व्यक्ति हो या आपसे बड़ा व्यक्ति हो, हर व्यक्ति से आपको सीखने को मिलता है अगर सीखने की चाह है आपके अंदर। तो प्लेटो ने वही कहा है कि जो एजुकेशन है ना वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये कभी अंत नहीं होता इस चीज़ का। आदमी, व्यक्ति हमेशा सीखता रहता है। और उन्होंने जो है मेंटल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन और स्पिरिचुअल एजुकेशन, धार्मिक एजुकेशन, इस पर ज़्यादा फोकस किया है प्लेटो ने। क्यों? क्योंकि प्लेटो आइडियलिज्म स्कूल से बिलोंग करते हैं, आदर्शवादी स्कूल से बिलोंग करते हैं और ये आइडिया में ज़्यादा बिलोंग करते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर जो है बिलीव नहीं करते हैं। अब इन्होंने तरीका जो दिया शिक्षा देने का वो क्या था कि पहले इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन के बारे में कहा, जो कि 0 से 6 साल तक के बच्चों के लिए होगी और ये कंपलसरी होगी। कंप्यूटर नहीं है यहाँ पे, इसे सही कर लीजिएगा। कंपलसरी होगी फॉर ऑल ट्रेड। ऑल ट्रेड यहाँ पे कौन से? रूरल क्लास के बच्चे और सोल्जर क्लास के बच्चे और जो है प्रोड्यूसर क्लास के बच्चे। मतलब कोई भी बच्चा हो, पुरुष हो महिला हो, सबके लिए कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए। ये प्राइमरी एजुकेशन दी। अब बात आती है उसके बाद 6 साल से 20 साल तक के बच्चे के लिए सेकेंडरी एजुकेशन आएगी। सेकेंडरी एजुकेशन में सिखाया जाएगा, 6 साल से 20 साल तक के बच्चों को पढ़ाया जाएगा और 6 से 20 साल तक की ये सेकेंडरी एजुकेशन पूरी होने के तुरंत बाद एक होगा टेस्ट। समझिएगा इस बात को। 6 से 20 साल तक की एजुकेशन जो कि सेकेंडरी एजुकेशन है, पूरा जब बच्चे कर लेंगे तब होगा उनका टेस्ट। और टेस्ट में अगर फेल हो जाता है जो व्यक्ति, तो वो प्रोड्यूसर क्लास में डाल दिया जाएगा, उसको मजदूर वर्ग में डाल दिया जाएगा कि जाओ भाई, अब तुम्हारी शिक्षा यहीं तक थी, ये शिक्षा के सिद्धांत में, अब तुम अपना काम करो और तुम इस 6 से 20 साल की जो सेकेंडरी एजुकेशन का टेस्ट हुआ है उसमें फेल हो गए हो, इसका मतलब है तुम आगे नहीं पढ़ोगे इस कैटेगरी में। अब आप चले जाओ, आप प्रोड्यूसर क्लास में चले जाओ, अब व्यापार करो, आप मजदूरी करो और जो व्यापार करना चाहते हो, जो काम करना चाहते हो, अब उस काम की अलग से ट्रेनिंग लो आप। इस एजुकेशन से अब आप बाहर हो गए, ठीक है। अब बात आती है जो 6 से 20 साल की एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन पूरा कर लेगा और टेस्ट में पास हो जाएगा। फेल हो जाएगा वो तो प्रोड्यूसर बन जाएगा, और जो पास हो जाएगा उसे 20 से 30 साल तक फिर से हायर एजुकेशन दी जाएगी।
हायर एजुकेशन दी जाएगी और फिर 30 साल बाद ये टेस्ट होगा और जो टेस्ट में फेल हो जाएगा वो सोल्जर क्लास में चला जाएगा, सैनिक वर्ग में चला जाएगा, फिर उसकी सिपाही वाली ट्रेनिंग अलग से कराई जाएगी, इस एजुकेशन सिस्टम से बाहर हो जाएगा वो, ठीक है। लेकिन जो पास हो जाएगा इस हायर एजुकेशन में उसे 30 से 35 साल तक फिर से नई ट्रेनिंग दी जाएगी, फिलॉसफी पढ़ाई जाएगी उसको। तो 30 से 35 साल की जो ट्रेनिंग कर लेगा वही तो बनेगा फिलोसफर किंग या क्वीन। तो राजा वही बनेगा जो 35 साल तक की एजुकेशन इस सिस्टम के हिसाब से पूरी कर लेगा, पास होता जाएगा, ठीक है। और प्लेटो यहाँ तक भी नहीं रुका, प्लेटो ने कहा 35 साल की जब शिक्षा पूरी कर लोगे ना भैया और टेस्ट भी पास कर लोगे तो ये तो आपकी किताबी नॉलेज हो गई, अब प्रैक्टिकल नॉलेज तो आपके अंदर आई नहीं। तो अब प्रैक्टिकल हो जाए तो 35 साल से लेके 50 साल तक तो कुल 15 साल और फील्ड में छोड़ दिया जाएगा इन व्यक्तियों को जो 35 साल तक ये एजुकेशन ले चुके हैं, उन्हें 15 साल तक फील्ड में छोड़ दिया जाएगा। जो परेशानी आ रही है उसका खुद सामना करो, सब कुछ झेलो, जिससे प्रैक्टिकल प्रैक्टिस हो लाइफ की, आपको लाइफ के बारे में कि क्या क्या स्ट्रगल होते हैं लाइफ में, तभी तो आप जनता का भला कर पाओगे जब किंग बनोगे तब। तो ऐसे करके 50 साल तक की एजुकेशन सिस्टम का जो है तरीका बताता है प्लेटो, ठीक है। यहाँ से प्रश्न अलग अलग तरीके से बनते हैं कि 20 से 30 साल तक की एजुकेशन में अगर व्यक्ति फेल हो जाएगा तो वो क्या बनेगा, सोल्जर बनेगा। ऐसे कई सारे प्रश्न बनते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। अगला आता है थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, कम्युनिज्म का अगर हिंदी अर्थ देखें तो कम्युनिज्म का मतलब होता है किसी से दूरी बना के रखना, किसी में शामिल न होना, साम्यवाद का सिद्धांत है। तो प्लेटो क्या कहता है, प्लेटो कहता है कि इंसान को अपनी खुद की प्रॉपर्टी कभी नहीं रखनी चाहिए और खुद की वाइफ नहीं रखनी चाहिए कभी, मतलब वाइफ नहीं होनी चाहिए। और ये किन से कहता है, दो क्लास वाले लोगों से कहता है, सोल्जर क्लास वाले लोगों से, मतलब ये किसके लिए कहता है, रूलर क्लास के लिए कहता है। मतलब प्लेटो कहता है कि जो रूलर बनेगा व्यक्ति उसके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं होगी और ना ही वो खुद की प्रॉपर्टी खरीद सकेगा। दूसरा, उसके पास खुद की वाइफ नहीं होगी, अपनी फैमिली नहीं होगी, समझ रहे हैं, फैमिली खुद की नहीं होगी। तो इन प्रॉपर्टी और फैमिली से वो फ्री रहेगा, तब वो राज्य की सेवा और राज्य के लिए किंग के पद पर बैठकर लोगों का भला कर पाएगा, ऐसा प्लेटो कहता है, ठीक है। तो लेकिन प्लेटो ये भी कहता है कि प्लेटोज कम्युनिज्म इज फॉर टू क्लास, सोल्जर और प्रोड्यूसर क्लास फैमिली और वाइफ रख सकते हैं। और इसमें प्रॉपर्टी और फैमिली की बात की गई है, ध्यान दीजिएगा। रूलर क्लास से कहता है कि आप जो है फैमिली और प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रख सकते, और बाकी सोल्जर क्लास और प्रोड्यूसर क्लास ये फैमिली और प्रॉपर्टी रख सकते हैं, ठीक है। सोल्जर, ठीक है, ये समझ में आया आपको। तो प्लेटो का जो कम्युनिज्म का सिद्धांत है वो किसके लिए है, दो क्लास के लिए है, रूलर और सोल्जर। प्रोड्यूसर क्लास को इस कम्युनिज्म वाली सिद्धांत से अलग रखा गया है। प्रोड्यूसर वर्ग अपनी फैमिली रख सकता है लेकिन रूलर सोल्जर नहीं रख सकता, ठीक है। अब देखिए, अब ऐसा उसने क्यों किया है, पर्पस ऑफ द प्रॉपर्टी न रखने के पीछे उसने क्या कहा है। उसने कहा है प्लेटो ने कि ये प्रॉपर्टी इकट्ठा करने का शौक सबको हो गया, तो प्रॉपर्टी की वजह से जो लोग अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हुए हैं, रूलर क्लास, सोल्जर क्लास, प्रोड्यूसर क्लास, वो एक दूसरे की क्लास में जाने का डर है, उनका डाइवर्ट हो सकते हैं वो, ठीक है। और जो प्रॉपर्टी होती है वो व्यक्ति को करप्शन करने के लिए मजबूर करती है, तो प्रॉपर्टी का लालच होगा ही नहीं तो व्यक्ति करप्शन नहीं करेगा, ठीक है। और जितना लोग बिलीव करेंगे प्रॉपर्टी इकट्ठा करने पे उतना ही वो करप्शन करेंगे, ठीक है। तो ये कोशिश करता है कि जो शुरू की दो क्लास हैं
वो हाईली इफ़िशियंट हों, रूलर क्लास और सोल्जर क्लास, और वो अपने काम पर ध्यान दें, प्रॉपर्टी और फैमिली पे नहीं। प्रॉपर्टी और फैमिली रखने को अलाउ किस क्लास को किया है उसने? प्रोड्यूसर क्लास को किया है। बाकी सोल्जर और जो रूलर क्लास है उनको उसको अलग रखा है। ठीक है। अब आप सवाल पूछेंगे कि भैया अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी खुद की नहीं रखेगा तो कैसे काम चलेगा उसका? मान लीजिए खुद की कार नहीं है तो कैसे आया जाया करेगा? खुद का घर नहीं है तो कैसे कहाँ रहेगा? तो स्टेट उसकी पूरी जिम्मेदारी ले रही है। स्टेट कह रही है कि आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत है ना, स्टेट आपको मुहैया कराएगी, आप अपनी खुद की मत खरीदो। आपको विदेश घूमने जाना है, पूरा खर्चा स्टेट उठाएगी। जिस 5 स्टार होटल में खाना खाना है, पूरा खर्चा स्टेट उठाएगी। जिस घर में रहना है, पूरा खर्चा स्टेट उठाएगी। तो बस स्टेट सब कुछ खर्चा उठा रही है आपकी, आप खुद अपनी प्रॉपर्टी मत रखो कोई, आप बस सिर्फ काम पे ध्यान दो। ठीक है। तो ये तो हो गया प्रॉपर्टी न रखने के पीछे प्लेटो क्या कह रहा है। अब फैमिली के पीछे क्या कह रहा है? फैमिली के लिए वो कह रहा है कि ये जो फैमिली है ना, वो लोग आदमी को दबाव डालती है करप्शन करने के लिए, इसलिए शुरू की 2 क्लास के पास फैमिली नहीं होनी चाहिए, प्लेटो ने मना किया है। ठीक है। अब भैया बात करेंगे, आप फैमिली नहीं होगी, वाइफ नहीं होगी, तो भैया आगे जनरेशन कैसे बढ़ेगी, बच्चे कैसे होंगे? तो प्लेटो कहता है कि सभी वोमेन और सभी मैन फ्री होंगे एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए। किसके लिए? सेक्सुअल रिलेशन के लिए। लेकिन वोमेन की सहमति लेना जरूरी होगा। ठीक है। और जब बच्चा इन दोनों से मिलकर जब बच्चा जन्म लेगा तो उस बच्चे को स्टेट ले जाएगा और वही उसका पालन पोषण करेगा। तो जब बच्चे को नहीं पता होगा कि उसके माँ बाप कौन है, माँ बाप को पता नहीं होगा कि उसका बच्चा कौन है, बड़ा हो गया। तो यहाँ पे कम्युनिटी पेरेंट का कॉन्सेप्ट दिया है प्लेटो ने। कम्युनिटी पेरेंटिंग मतलब हर माँ बाप के हर बच्चे हैं और हर बच्चे का हर कोई माँ बाप है। समझ रहे हैं? तो इस तरह का कॉन्सेप्ट दिया प्लेटो ने और कहा कि जो रूलर क्लास है पहली, जिसके अंदर रीजन ज़्यादा होता है, और जो दूसरी सोल्जर क्लास है जिसके अंदर करेज ज़्यादा होता है, इन दोनों को प्राइवेट प्रॉपर्टी और फैमिली रखने से मना किया है। सिर्फ प्रोड्यूसर क्लास, मजदूर वर्ग, जिसके अंदर एपिटाइट मतलब लालच भूख ज़्यादा होती है, उसको फैमिली रखने के लिए, प्रॉपर्टी रखने के लिए अलाउ किया है। क्योंकि भैया व्यापारी लोग हैं, पैसा कमाएंगे नहीं तो वो मोटिवेट कैसे होंगे, इसलिए उनको अलाउ कर दिया है। ठीक है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आई आपको। चलिए अब थ्योरी आती है हमारी, थ्योरी प्लेटो की फिलोसफर किंग। बस यही तो शुरू से चाहता था प्लेटो कि जो राजा बने वो फिलोसफर किंग हो। फिलोसफर किंग को ही राजा बनाना चाहता था प्लेटो। फिलोसफर किंग कौन होगा? जिसे फिलोसफी का ज्ञान होगा, जो 35 साल तक की एजुकेशन ले चुका होगा थ्योरी ऑफ एजुकेशन के हिसाब से, और 15 साल फील्ड वर्क में रहा होगा, और फिर 50 साल का जैसे ही हो जाए तब वो फिलोसफर किंग बनेगा। तो पर्पज़ क्या था? पर्पज़ वॉज टू क्रिएट एन आइडियल स्टेट बिकॉज ही थिंक्स दैट अंटिल फिलोसफर्स आर द रूलर वी कैन नॉट अचीव गुड गवर्नेंस। तो पर्पज़ क्या था? पर्पज़ इसका था एक आदर्शवादी राज्य बनाना चाहता था जे, और कहता था कि आदर्शवादी राज्य तभी बनेगा जब उस पर शासन कोई दार्शनिक राजा करे, दार्शनिक शासक करे, फिलोसफर करे, तभी हम एक अच्छी गुड गवर्नेंस को अचीव कर सकते हैं, लोगों के साथ काम कर सकते हैं, लोगों का भलाई का काम कर सकते हैं, वेलफेयर का काम कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं कर पाएंगे अगर राजा को फिलोसफी का ज्ञान नहीं है तो। ठीक है। अब बात आती है फिलोसफर किंग के पास पावर क्या होगी। तो फिलोसफर किंग भैया जो संविधान होगा ना, उससे भी बढ़ चढ़ के होगा ऊपर, उसी की बात मानी जाएगी। वो कहेगा हाँ तो हाँ, वो कहेगा ना तो ना। तो इतनी पावर दे रखी है फिलोसफर किंग को। कई लोगों ने क्रिटिसाइज किया है, आलोचना की है प्लेटो की कि भैया फिलोसफर किंग को इतनी सारी पावर कि फिलोसफर किंग अगर जो है अपने आप में ही अपनी चलाने लगे, वो किसी की माने ही ना, तो टोटलिटेरियन गवर्नमेंट की स्थापना कर दे, फिर तानाशाह बन जाए। फिर तो प्लेटो ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो इतना नॉलेजफुल होगा, इतना ज्ञान है उसको कि वो सारी चीज़ें समझता है, क्या सही है क्या गलत है, और वो अपनी सब प्रॉपर्टी फैमिली सब कुछ छोड़ के आया है, सिर्फ काम करने आया है, इसलिए वो काम करेगा। और दूसरा एक लिमिटेशन है इसकी, पावर तो हमने बात कर ली, लिमिटेशन कमी क्या है कि फिलोसफर किंग
संविधान को कभी नहीं चेंज कर सकता। चेंज कॉन्स्टिट्यूट नहीं है, आप कॉन्स्टिट्यूशन होगा संविधान। तो फिलोसोफर किंग कैन नॉट चेंज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आइडियल स्टेट। एक आदर्शवादी राज्य का जो संविधान होगा उसको नहीं बदल सकता है फिलोसोफर किंग, बाकी सब काम कर सकता है। तो प्लेटो हमेशा चाहता है कि जो राजा हो, जो शासक हो, वो फिलोसोफर किंग बने। ठीक है, प्लेटो की किताबें पता है आपको, द रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लॉज। क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लेटो जो है फर्स्ट फेमिनिस्ट था, नारीवादी। प्लेटो जो है फर्स्ट फेमिनिस्ट भी था, नारीवादी। क्यों भैया? मैन और वोमेन की इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की है इसने, कोई भेदभाव नहीं किया है। और इसने जो है कोई भी व्यक्ति किसी महिला के साथ सेक्सुअल रिलेशन करना चाहता है तो वोमेन की, महिला की सहमति लेना जरूरी है। तो यहाँ वोमेन के अधिकार का ध्यान रखा है इसने। ठीक है, और थ्योरी ऑफ एजुकेशन में उसने मैन और वोमेन दोनों के लिए एजुकेशन का प्रावधान रखा है। ऐसा नहीं है कि वोमेन को छोड़ दिया हो। ठीक है, और ही वॉज ट्रीटिंग वोमेन इक्वल टू द मैन, सो ही वॉज फर्स्ट फेमिनिस्ट। तो वोमेन और मैन को बराबर का दर्जा दिया है इन्होंने, इसलिए इसे हम फर्स्ट फेमिनिस्ट कहते हैं प्लेटो को। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो ये हमने डिस्कस किया। आज हमने प्लेटोस की सारी थ्योरी डिस्कस की। क्वेश्चन हर लाइन से बन सकता है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और जब हमारा ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट वाला कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक, तब इसका कंबाइंड टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये साथ साथ आप प्रिपेयर करते रहिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो वीडियो को दोबारा से रिप्ले करके देखिए, और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट में बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को हमारे को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। इस लेक्चर की PDF और पिछले तमाम लेक्चर की PDF आपको वहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए।